लेकिन इस देश में मनोवादी व्यवस्था रही है हजारों सालों तक, जिसमें सारे जो होता है कि धन दौलत संपत्ति मान सम्मान ऊपर के पद, वो सब एक जिसके कहते हैं 2-3 जातियों के पास रहे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो खुद ओबीसी हैं, पिछले समाज से हैं, तो उनके रहते किसी को और चिंतित होने की जरूरत नहीं पिछड़ों के लिए। देखो, जापान में एक ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, एक दलित पैदा हो रहा है, सब जापानी पैदा होते हैं। जापानी पैदा हो रहे हैं। चीन में सब चीनी पैदा हो रहे हैं, जर्मनी में सब जर्मन पैदा हो रहे हैं, इंग्लैंड में अंग्रेज पैदा हो रहे हैं। अकेला ऐसा देश है जिसमें कोई ब्राह्मण पैदा हो रहा है, कोई अहीर पैदा हो रहा है, कोई दलित पैदा हो रहा है। कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ओबीसी को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। तो जो सदियों से एकजुट नहीं हुआ तो क्या पता हो जाएगा, ये तो जब हजारों साल से एकजुट नहीं। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त अनिल जय हिंद जी हैं, जो कि कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। तो अभी नई जिम्मेदारी मिली है, नई नियुक्ति हुई है, तो बात करते हैं अनिल जय हिंद जी से कि देश की ओबीसी पॉलिटिक्स को वो कैसे देख रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आपको ही क्यों चुना ओबीसी के राष्ट्रीय चेयरमैन के लिए? इस बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ कि मुझे क्यों चुना। उन्होंने कुछ देखा होगा अपने हिसाब से किस तरह का काम करना चाहते हैं। तो बाकी ये है कि मैं अपने आप को राजनेता नहीं कहता, हालांकि मैं राजनीति में रहा हूँ पीछे काफ़ी समय, लेकिन मैं एक एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहा था पिछले कई सालों से। और उसी में हम, क्योंकि राहुल जी इस समय जाते जनगणना और जितनी आबादी उतना हक और आरक्षण की जो सीमा 50% की है उसको तोड़ने की बात कर रहे थे, सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, और तमाम जितने शक्ति के स्रोत हैं उसमें भागीदारी की बात कर रहे थे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में भागीदारी हो, जुडिशरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, मीडिया में हो। तो ये सब वही बातें हैं जो हम पिछले 40-50 साल से जिसके लिए आंदोलन करते रहे। तो हमें लगा कि एक राष्ट्रीय नेता इतनी बड़ी पार्टी का जब भी बात कर रहे हैं उससे जुड़ना चाहिए, तो हम एक सामाजिक संगठन की तरह उनसे जुड़े और कुछ कार्यक्रम हमने संविधान को लेकर के किए उनके लिए, और उसके बाद फिर हम अब ज्वाइन कर गए। इस वक्त सर ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करें तो देश में बहुत हाशिए पर दिखती है, क्योंकि तमाम जो संस्थाएं हैं उस पर अधिकतर स्वर्ण समाज के लोगों का कब्जा हो चुका है बीजेपी के नेतृत्व में। चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो या दूसरे एकेडमिक संस्थान हो, जुडिशरी हो या कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, हर जगह स्वर्ण ही डोमिनेट कर रहे हैं। तो कैसे आएगा ये भागीदारी सबको जो है, कैसे? हम ये नहीं कहते कि बहुजन कब डोमिनेट करेंगे, बहुजनों को उनकी सही भागीदारी कब मिल पाएगी? देखिए, कब मिल पाएगी ये तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इस देश में मनोवादी व्यवस्था रही है हजारों सालों तक, जिसमें सारे जो होता है कि धन दौलत संपत्ति मान सम्मान ऊपर के पद, वो सब एक जिसके कहते हैं 2-3 जातियों के पास रहे हैं। जब से बाबा साहब का संविधान बना है तो वो समतामूलक संविधान बना है, उसने सबको बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। लेकिन जो पुराने समय तक जिनका कब्जा रहा है तो वो एकदम तो समाप्त होगा नहीं। उसके लिए क्या है कि ये ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को एक विशेष अवसर का जो सिद्धांत है उनको आगे लाने के लिए उस सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा कि उनको आउट ऑफ वे, चाहे वो आरक्षण उनमें से एक तरीका है, आउट ऑफ वे उनको आगे लाया जाए। तो राहुल जी जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना के बराबर है ही नहीं, शूद्र या ओबीसी या शेड्यूल कास्ट नाम की चीज़ नहीं है, तो उसमें कैसे लाया जाए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए काफ़ी थिंकिंग राहुल जी भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कैसे क्या इनके लिए कुछ अलग से बैंक बनाए जाए, कैसे इनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे ट्रेन किया जाए। तो एक वो पूरा उसके ऊपर एक थिंक टैंक काम कर रहा है राहुल जी का। और राहुल जी चाहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि नौकरियों में आरक्षण आ जाए, कुछ एमएलए बन जाए, एक आध कोई राष्ट्रपति बन जाए, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जीवन के जो जितने भी आयाम हैं उन सभी आयाम में, जिसमें मैं अगर मोटे तौर पर लूँ तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, आपका सुप्रीम कोर्ट है, आपका हाई कोर्ट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है और मीडिया है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड है खास तौर पे, जहाँ असली ताकत है। जब से निजीकरण हुआ है सारा पैसा तो सरकारी संस्थान तो बिक गया, सारा पैसा चला गया पब्लिक को उसमें, प्राइवेट उसमें। तो हर जगह भागीदारी उनको मिलनी चाहिए। और क्योंकि सदियों से लोग वंचित रहे हैं,
तो अगर यही ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये वंचित ही रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो खुद ओबीसी हैं, पिछले समाज से हैं, तो उनके रहते किसी को और चिंतित होने की जरूरत नहीं पिछड़ों के लिए। देखो जी, जो प्रधानमंत्री जी अपने आप को ओबीसी करते हैं, चलो उस पर मैं नहीं जाता विषय में, लेकिन वो जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इस देश में दो विचारधाराएं चली आ रही हैं सदियों से, महात्मा बुद्ध के समय से। एक मनुवादी है जो इनइक्वलिटी को, ऊंच नीच को बढ़ावा देती है, और एक बुद्ध की विचारधारा है जो समता की बात करती है। तो प्रधानमंत्री जिस विचारधारा से आते हैं वो विषमतावादी विचारधारा है, मनुवादी है। उसमें एक व्यक्ति को जन्म के आधार पर ऊंचा माना जाता है, दूसरे व्यक्ति को जन्म के आधार पर नीचा माना जाता है। ये कहा जाता है कि इसने इसमें जन्म ले लिया तो यही शंकराचार्य बन सकता है, क्योंकि उसने इस जाति में जन्म ले लिया है, बाकी की जाति के लोग नहीं बन सकते। तो उस विचारधारा के जो लोग हैं, वो मोदी जी को उसी विचारधारा के अनुसार ही काम करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में जातीय जनगणना होनी चाहिए थी, बार बार टाले जा रहे हैं कि जातीय जनगणना ना हो। ये अपने आप में शो करता है कि वो ओबीसी कहने को हैं। देखिए, जब अंग्रेजों का समय चल रहा था तब भी बहुत सारे जो भारतीय होते थे उनको बड़ा बड़ा अफसर या बना दिया जाता था, लेकिन वो काम करते थे जैसे अंग्रेज चाहते थे उनके अनुसार। तो मोदी जी चाहे ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन जिस विचारधारा से, जिस पार्टी से, जिस संघ से जुड़े हुए हैं, तो उनको काम उसी विचारधारा के अनुसार काम करना है, तो कभी नहीं कर पाएंगे। तो कांग्रेस बदल रही है या राहुल गांधी ने कांग्रेस को बदला है कि कांग्रेस अब ओबीसी की बात करती है? क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हमेशा से अपर कास्ट डोमिनेटेड पार्टी रही है, क्योंकि सरकार उनकी रही है कई सालों तक। अगर ओबीसी को हक मिला होता तो ओबीसी आरक्षण लाने की जरूरत ना पड़ती 1990 में। इसका मतलब ओबीसी आरक्षण लाने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब कि पहले की कांग्रेस सरकारों में ओबीसी को वो हक नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। नहीं, देखिए, आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ जातियों का वर्चस्व एक समय कांग्रेस में रहा है, लेकिन वो जैसा समाज था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कांग्रेस में, क्योंकि समाज ही ऐसा था जिसमें वर्चस्व था। लेकिन राहुल जी ने इस बात को बड़ी, जिसको कहते हैं, बारीकी से समझा, गहराई में गए हैं, और उनका मानना यह है कि इस देश में 90% अगर वंचित रहेंगे वो मुख्य धारा में आएंगे नहीं। जैसे मैं एक बात को कहता हूँ अक्सर कि देश को एक समझ लीजिए कि आम का बाग है। अब 2 बाग हैं आम के, एक दोनों में 100 आम के पेड़ हैं। एक बाग में क्या हो रहा है कि 10 पेड़ों को 100 में से खाद, पानी, सब कुछ मिल रहा है, रोशनी में, धूप, जो भी है, 90 को वंचित रखा जा रहा है। दूसरा आम का 100 पेड़ों का बाग है, उसमें सबको धूप भी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, खाद भी मिल रही है, तो प्रोडक्शन किसका ज्यादा होगा? नेचुरली जिसको मिल रहा है। ठीक बात है। तो हमारे देश में जो ये इसकी गरीबी है, जो कंगाली है, भुखमरी है, जो निरक्षरता है, उसके कारण ये है कि इस देश का जो समाज रहा मनुवादी व्यवस्था में, उसमें 90% लोगों को धन, दौलत, मान सम्मान, शिक्षा, आप इस जाति में जन्म ले लिए तो आपको यही व्यवसाय करना है, बांध के रखा गया, बेड़ियों में जकड़ के रखा गया। उसकी वजह से देश जो है वो दलदल में चला गया, हजारों साल की गुलामी। जो बाहर से आया उसने पीटता चला गया इस देश को, क्योंकि इसमें समाज था ही नहीं समता मूलक। जो देश समता मूलक समाज के होते, जापान है, उस पर कोई, आप बताओ कि उस पर कोई ऐसा होता है कि जापान में एक ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, एक दलित पैदा हो रहा हो, सब जापानी पैदा होते हैं, जापानी पैदा हो रहे हैं। चीन में सब चीनी पैदा हो रहे हैं, जर्मनी में सब जर्मन पैदा हो रहे हैं, इंग्लैंड में अंग्रेज पैदा हो रहे हैं। अकेला ऐसा देश है जिसमें कोई ब्राह्मण पैदा हो रहा है, कोई अहीर पैदा हो रहा है, कोई दलित पैदा हो रहा है। तो जब तक समता मूलक समाज नहीं होगा, देश स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, समृद्ध नहीं बनेगा, सशक्त नहीं कैसे बनेगा। सर आप जोड़ पाएंगे कांग्रेस के साथ ओबीसी लोगों को? क्योंकि ये तो देखा जा रहा है कि ओबीसी वोट जो है अभी तो पिछले 10 सालों से दिख रहा है वो तो बीजेपी के साथ है, क्योंकि इसीलिए उनको सीटें आ रही हैं, वो जीत रहे हैं। ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है, आदमी को जब नशे की आदत पड़ जाती है ना, तो वो ये भूल जाता है मेरे हित में क्या चीज है, जो नशेड़ी हो जाता है। मान लो कोई शराबी हो गया, अफीमची हो गया, धर्म का नशा पिला दिया है। हाँ, तो आप उसको कितना ही समझाते रहो तेरे लिए ये बात गलत है, तो बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान दे, लेकिन उसको तो अफीम का नशा चाहिए। तो इस देश के लोगों के दिमाग के ऊपर धार्मिक जो है ना, ये उन्माद या नशा, जी, वो धार्मिक, वो इस समय हावी हो रहा है। तो डी एडिक्ट करने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है, भाई आपको अपने बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपका जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए।
तो धीरे धीरे समझ रहे हैं लोग, नशा उतर रहा है लोगों का। लेकिन सर बहुत टफ है, क्योंकि देखिए ओबीसी में भी हर कास्ट की अपनी पार्टी हो गई है, हर कास्ट का अपना नेता है। ओम प्रकाश राजभरों के नेता है, संजय निषाद निषादों के नेता, उपेंद्र कुशवाहा के नेता हो गए, नीतीश कुमार कुर्मियों के नेता हो गए। तो अब हर कास्ट के पास अपना एक नेता है, तो कैसे ला पाएंगे आप कांग्रेस के झंडे के नीचे सबको? देखिए, मुझे एक किसी गीत मैंने कभी सुना था, जो बचपन में हम एक्टिविस्ट होते थे, एक गीत गाया जाता था कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। यानी हर चीज़ में हमें अपनी हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। लेकिन हमारे जो ओबीसी समाज की जो एक, जिसको कहते हैं ना, बरसों से वंचना रही है, अब क्या होता है कि हम मांगते भी हैं तो ये मांगते हैं एक हमारा एमएलए बन जाए, एक हमारा मंत्री बन जाए, अलग अलग तो यही बनेगा। हम कॉर्पोरेट में हिस्सेदारी मांग ही नहीं रहे। जिसकी पार्टी है वो हम ये नहीं करेंगे हमारे समाज से एक अदानी अंबानी भी होना चाहिए। सही बात है। ठीक है, हमारे हिसाब से हमारे समाज से, अब मैं जिस जाति से आता हूँ उसकी आबादी 10-15% है इस देश में, ओबीसी जाति है। आज तक सुप्रीम कोर्ट का एक जज नहीं मिला उसका बना है, आज तक 70 साल कोई संभावना है? 600-700 जज बन चुके हैं जब से देश आजाद हुआ है, एक नहीं बना। तो मांग भी नहीं रहे हमारा समाज। हमारा समाज कहता है जी हमारी रेजिमेंट बना दो, इससे आगे उसकी मांग ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब कि अभी हमें अपने समाज को जगाना भी है, भैया तुम्हारी किस किस चीज में हिस्सेदारी चाहिए, किस किस भागीदारी होनी चाहिए, पहले समझो। अच्छा सर, ये जो छोटी छोटी पार्टियां लोगों ने बना ली हैं अपनी अपनी जाति के नाम पर, जिनके 1% या 1.5% या आधे % वोट हैं, वो खुद विधायक होगा, उनका बेटा MLC हो गया, इससे आगे सोच नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि यही समाज की सेवा हो गई कि बाप बेटा बन गए। यही है, वही है हमारी जो है ना, एक पूरी किताब किसी ने लिखी है, थिंक बिग, कि बड़ी सोच रखो। अब हमें जो है, क्योंकि जिस तरह का समाज रहा है और हमें कहा गया कि आप छोटी जात हो, आप ये जात हो, तो एक तरह से हमारे अंदर भावना ही ऐसे भर दी है कि एक MLA बन जाता है हमारा, उसमें हम खुश हो जाते हैं, एक MP बन जाता है, खुश हो जाता है, हमारा राष्ट्रपति बना दिया, हम इसी में खुश हो गए जी, रबर स्टैम्प। हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक समाज का एक एक व्यक्ति हमारा सशक्त नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, तब तक कैसे बात बनेगी। समाज में एक व्यक्ति को, वो तो अंग्रेज भी करते थे, किसी को राय बहादुर बना देते थे, जमींदार बना दिया। हाँ, उससे क्या होता है? समाज का एक एक व्यक्ति सशक्त कैसे हो, समृद्ध कैसे हो, सुशिक्षित कैसे हो, उसके लिए काम कर। और राहुल जी यही बात सोच रहे हैं, लोहिया जी भी यही बात करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही बात करते थे। वो ये नहीं कि भाई एक आध को किसी को बना दो, ये तो सिंबॉलिक है। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अभी ये निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध करा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं सर इस बयान को? मैं निशिकांत जैसे लोगों के बयान की तरफ ध्यान नहीं देता, बोलते रहते हैं। लेकिन बड़ा खतरनाक बयान है ना ये तो। उसके बयान देने से होता क्या है, हमें अगर हम अपने लोगों को जगा देंगे, ओबीसी को, तो इस तरह के ये बयानबाजियां बंद हो जाएंगी। जागेंगे लग रहा है ओबीसी? जाग तो रहा है, क्योंकि ओबीसी के बारे में कहा जाता है बहुत ज्यादा आराम पसंद है, बहुत सोता बहुत है। सोता भी है, सारी बात है, लेकिन अब जाग रहा है और धीरे धीरे नशा जो है ना वो टूट रहा है। मैं पूरे दलितों का मूवमेंट हुआ सर, दलित के हक पे कोई अतिक्रमण हो, दलित तुरंत सड़क पे आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, और सवर्ण भी अपने अधिकारों को लेकर बहुत एग्रेसिव और जागरूक होते हैं। ओबीसी ही है जो सड़कों पर सामूहिक रूप से एकजुट होकर कभी आंदोलन करता नहीं दिखता है ओबीसी हक और हुकूक के लिए। देखिए, अगर वर्ण व्यवस्था आप देखें ना, तो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण एक वर्ण है, एक जाति है, ठीक है, क्षत्रिय एक वर्ण है, एक जाति है, वैश्य एक वर्ण है, एक जाति है, शूद्र एक वर्ण है, 3000 से ज्यादा जातियों में बांट रखा है। वो इसीलिए बांट रखा है कि वो आपस में एक होकर के अपनी लड़ाई को ना लड़े। ये मेरा सवाल है सर, जो एकता दलितों में दिखती है, जो एकता सवर्णों में दिखती है, दलितों में भी मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करता हूँ। दलितों में भी एक दो जातियां जो सजग है, नहीं फिर भी दलितों में एक एकता तो बनी गई थी, हालांकि भले इस दौर में थोड़ा कमजोर पड़ी वो एकता, लेकिन 90 की शुरुआत में दलितों के बीच एक एकता बनी थी। और सवर्ण तो हमेशा ही एकजुट रहता है, भले ठाकुर ब्राह्मण में राइवलरी चलती हो, लेकिन जब वोट देने की बात है तो स्वर्ण हो जाते हैं। तो ओबीसी में ये दलितों और सवर्णों जैसी एकता क्यों नहीं आती? ओबीसी सबसे ज्यादा डिवाइड है। ये सबसे बड़ा जो आपने कहा ना कि इस चीज को अगर समझ लिया और इसका समाधान कर दिया, शरद यादव जी हमारे जो
नेता रहे हैं, हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, वो बार बार इस बात को कहते थे, भाई जब तक आप जातियों में बटे रहेंगे आपका उद्धार, आपका शोषण होता रहेगा। तो जाति की बजाय आप जमात बनाओ, जो ओबीसी को, जमात को एक, यू मस्ट एक्ट लाइक ए क्लास इंस्टेड ऑफ कास्ट। 60% मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बिहार में गया तो वहाँ ईबीसी जो है अति पिछड़ा, उसके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ। तो वो कहते हैं जी ईबीसी हम इतना है, 36% है या 24% हैं, और भाई हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता। तो मैंने उनको यही बात की कि आपको आपका कोई अधिकार देगा नहीं जब तक आप ईबीसी नहीं बनोगे। आप ईबीसी नहीं हो, आप कागजों में तो ईबीसी हो, लेकिन जब राजनीति में वोट देने की बात आती है, मान लीजिए एक बढ़ई जाति से है, दूसरा एक कुम्हार जाति से है, तो क्या बढ़ई जाति कुम्हार जाति के आदमी को वोट देगा, ये हमारा ईबीसी वाला भाई है? तब तो आप नहीं सोचते। तो जब तक आप ईबीसी को एक जमात नहीं बनाओगे, आपका जो आपके साथ न्याय नहीं हो सकता। ऐसी ओबीसी जब तक जातियों में, आपने कहा ना, बटा रहेगा, कभी भी उसको न्याय नहीं मिलेगा, वो संविधान में लिखा रह जाएगा। लेकिन जिस दिन वो जमात बना लेगा, ओबीसी की तरह पॉलिटिकली बिहेव करना शुरू कर देगा, भाई कुर्मी को अगर टिकट मिला और मेरे को दिखता है मैं मतलब यादव हूँ, तो भी मैं कुर्मी को दे रहा हूँ, मेरा ओबीसी का भाई है। कुशवाहा को मिला तो भी मैं दे रहा हूँ। जब से इस तरह का पॉलिटिकल बिहेवियर होगा ना, उस दिन आपको अपना हर जीवन के क्षेत्र में भागीदारी मिल जाएगी। क्योंकि 60 to 65% ओबीसी वोट है, अगर ये यूनाइट हो जाए पॉलिटिकल रूप से, तो ये तो खुद अपनी ही सरकार बना सकता है। जी जी जी। नहीं, वो देखिए, जब इस देश में अंग्रेज राज कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कभी भी 1 लाख से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे इस देश में। 33 करोड़ भारतीयों पे राज करते थे वो, क्योंकि भारतीय जो थे वो आपस में बटे हुए थे। तो वही है, ओबीसी को एकजुटता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। तो जो सदियों से एकजुट नहीं हुए तो क्या पता हो जाएगा? ये तो जब हजारों साल से एकजुट नहीं हुए जो। नहीं, ऐसा नहीं है, जागृति आती है और आ रही है और काफी एकजुटता हो रही है। मैंने देखा इस चीज को, मैं इस चीज को करीब करीब पिछले 45 साल से इस चीज को देख रहा हूँ, क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ। 1990 से हमें लगा था कि अब मंडल लग गया तो भाई अब तो बहुत ज्यादा एकता हो जाएगी, नहीं हो पाई। ठीक है, 33 साल हो गए मंडल को भी लगे, कितने 35 साल हो गए। सही बात है, मंडल में नहीं जब एकजुट हो पाए तो। हालांकि आप बहुत आशावादी दिख रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएं। मैं इतना आशावादी नहीं हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, होता क्या है, जब अकल आती है ना, और वो अचानक जो प्रोसेस होता है वो चलता रहता है। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें गैस बन रही है, गर्म हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सीटी बज रही है, लेकिन फिर अचानक एक दिन फट भी पड़ता है। तो जब होगा आप देखना, अचानक क्रांति हो जाएगी। चलिए सर, भारत में तो क्या कोई क्रांति हुई नहीं, दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं। उसका भी कारण ये है कि भारत के समाज को जातियों में बांट रखा है। ठीक ठीक। तो अनिल जय हिंद जी के विचारों के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।